हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी नेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं कि तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। अभी कल ही नवे जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 9 दिन बाकी थे उनके 4 साल का कार्यकाल पूरा होने में, और अभी तक उत्तराखंड का कोई भी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के अलावा नहीं हुआ है जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। अब जो त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा लिया गया था भाजपा हाईकमान द्वारा, उसमें ये बताया गया था कि जो उत्तराखंड में योजनाएं हैं भारत सरकार की, या फिर अगर पार्टी लेवल पर बात किया जाए तो उतना वो फीडबैक अच्छा नहीं दे पा रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि अगले ही साल वहाँ चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में पार्टी को कमज़ोर होता देख भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने ये फैसला लिया था। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को कमान संभाल ली। राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। रावत ने अकेले ही शपथ ली। 2 मंत्रियों को साथ में शपथ दिलाने की योजना को स्थगित कर दिया गया। उत्तराखंड में पिछले 5 दिन से चल रही सियासी बदलाव की कवायद बुधवार को अंजाम तक पहुंच गई। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सुबह करीब 11 बजे पार्टी विधायक दल की बैठक में तीरथ को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बैठक में कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक दल के नेता के रूप में तीरथ सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट न्यूज है कि सेहत का ख्याल रखने वाला फंड। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें कि सेहत का ख्याल रखने को नया फंड। अब इस न्यूज़ में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पर जो कैबिनेट में की बैठक में मुहर लगाई गई है उससे रिलेटेड है ये न्यूज़ कि सरकार ने स्वस्थ भारत के लिए फंड का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। इस फंड का इस्तेमाल आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी सरकार की बड़ी योजनाओं के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रत्यक्ष कर पर सेस के माध्यम से जुटाए धन से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के नाम से एक विशेष फंड बनाने का फैसला लिया गया है, जो वित्त वर्ष की सीमा में बंधा नहीं होगा। दरअसल 2018-19 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयुष्मान भारत योजना का ऐलान करते हुए पुराने शिक्षा सेस के साथ स्वास्थ्य भारत सेस का भी प्रावधान किया था। पहले प्रत्यक्ष करों पर लगने वाले 3% शिक्षा सेस को शिक्षा व स्वास्थ्य सेस बनाकर 4% कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य से जुड़ी सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की फंडिंग के लिए किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान भारत के तहत आने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ व वेलनेस सेंटर शामिल है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के लगभग 55 करोड़ गरीब को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की फंडिंग भी इसी से होगी। नेक्स्ट है कि समान उत्तराधिकार व विरासत कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान उत्तराधिकार और विरासत कानून की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने इस याचिका को तत्काल और भरत पोषण के समान नियम बनाने की मांग वाली याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न कर दिया है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में उत्तराधिकार और विरासत के नियम कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर सभी के लिए समान नियम बनाने की मांग की गई है। नियमों को लिंग या धर्म से तटस्थ बनाने का अनुरोध किया गया है। ध्यान से देखा जाए तो यह मामला धीरे धीरे समान नागरिक संहिता की बहस को तेज करता दिख रहा है। सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून लागू करने वाली मांग यह 5वीं याचिका होगी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले पिछले साल 16 दिसंबर को सभी नागरिकों के लिए तलाक और भरण पोषण के नियम एक समान करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पाकिस्तान में इमरान खान का खत्म हो रहा है खेल। भारत से मुकाबला करने का सपना देखने वाले पाकिस्तान अब राजनीतिक अस्थिरता और खस्ता आर्थिक हालात से
टूट रहा है। चरम पर पहुंची महंगाई और मुद्रास्फीति की बढ़ती रफ्तार ने इमरान खान के नया पाकिस्तान बनाने के ख्वाब को जमींदोज कर दिया है। इमरान का खेल भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तमाम अखबारों में लेख लिखने वाले और पाकिस्तान के थिंक टैंक इमाम जफर की पाक के ताज़ा हालात पर टिप्पणी उसके भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए अब देश को राजनीतिक अस्थिरता और बदहाल आर्थिक स्थिति से निकालना नामुमकिन सा लग रहा है। इमरान खान ने वित्त मंत्री की सीनेट में शर्मनाक हार के बाद विश्वास मत जरूर हासिल कर लिया, लेकिन उनकी साख तेजी से नीचे गिरी है। इमाम कहते हैं कि पाकिस्तान के सीनेट में विपक्षी दलों के संगठन पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी के माध्यम से वित्त मंत्री को हटाने के साथ ही उच्च सदन में अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि आयात में लगातार बढ़त कायम, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। कोरोना काल के दबाव में अर्थव्यवस्था बाहर निकल रही है। आयात के मोर्चे पर इसके संकेत सामने आए हैं। दिसंबर में शुरू हुए आयात में बढ़त का सिलसिला तीसरे माह भी कायम रहा। फरवरी में आयात साल भर पहले के मुकाबले 6.98% ज़्यादा रहा। जनवरी में आयात में 2.03% और दिसंबर में 7.56% की बढ़त दर्ज की गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि आयात में वृद्धि घरेलू स्तर पर मांग में मजबूती का संकेत है। इससे यह दिखता है कि उद्यमियों के माल की खपत हो रही है। यही वजह है कि कोरोना काल में वस्तुओं के आयात में गिरावट हो रही थी, क्योंकि उस समय खाद्य वस्तुओं को छोड़ अन्य वस्तुओं की खपत कम हो गई थी। पिछले साल नवंबर तक वस्तुओं के आयात में गिरावट आई थी। विदेश व्यापार विशेषज्ञ रशद कुमार सराफ कहते हैं कि आयात का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। हम लोग तेजी से कोरोना से पूर्व वाली स्थिति में लौट रहे हैं। नेक्स्ट है कि BIS के मानक पर तय होगी पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सीमा। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 12 से 15% करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार ने BIS को इस संबंध में नया मानक बनाने का निर्देश दिया है। एथेनॉल के उठाव में तेल कंपनियों की हीला हवाली पर संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में यह कहानी कही गई है। राज्यसभा में भाजपा के सुशील कुमार मोदी के सवाल पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि सरकारी तेल कंपनियों के पास 15 दिन की पेट्रोल की जरूरत के लिए आवश्यक 10% एथेनॉल के भंडार की सुविधा उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में एथेनॉल की आपूर्ति जरूरी 10% से अधिक है। ऐसे राज्यों से उन प्रदेशों में आपूर्ति की जा रही है जहां जरूरत है। तेल कंपनियां एथेनॉल उत्पादक कंपनियों से सलाह मशवरा कर इसे पूरा कर रही हैं। हालांकि एथेनॉल उत्पादक इससे असहमत हैं। नेक्स्ट है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जल्द कैबिनेट में आएगी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर 3 साल से चल रही कवायद पूरी हो गई है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। इस पॉलिसी के तहत GDP की तुलना में लॉजिस्टिक्स की लागत 5 साल में 5% कम करने का लक्ष्य है। लागत को कम करने के लिए राज्यों से भी सहयोग लिया जाएगा। उन्हें राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक्स सेल बनाने को कहा जा रहा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पॉलिसी को लेकर सभी मंत्रालयों से परामर्श का काम पूरा कर लिया गया है और अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। अभी लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद के 13% के बराबर है और लॉजिस्टिक पॉलिसी पर अमल से इस लागत में GDP के 5% के बराबर कमी लाई जा सकती है। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है सांस्कृतिक प्रतीकों की राजनीति, और यह आर्टिकल लिखा है गोविंद बल्लभ पंत, सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। भाजपा अपनी राजनीति को रचनात्मक ढंग से किस तरह विकसित करती जा रही है, इसके प्रमाण दिन प्रतिदिन पुष्ट होते जा रहे हैं। इस रचनात्मक राजनीति में सर्वाधिक नमोवेशी विस्तार स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह नमोवेश क्या है और कैसा है? प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति के भाव और भाषा दोनों को ही अपने ढंग से प्रभावित कर रहे हैं। वह जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं तभी से उन्होंने अपने भाषणों से राजनीतिक बोलियों, स्थानीय बोलियों,
भाषाओं को महत्व देना शुरू कर दिया। वह बिहार, असम, मणिपुर, तमिलनाडु आदि जहां भी जाते हैं वहां की लोक बोलियों में पहले संबोधन करते हैं, फिर हिंदी में अपनी बात को रखते हैं। इस प्रयोग से उनकी बातों एवं संदेशों को स्थानीयों से जोड़ने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री मोटिवेशनल स्पीकर की तरह शब्दों के संक्षिप्तीकरण का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे वह अपने भाषणों में एक लय भी पैदा कर देते हैं। भाजपा के राजनीतिक विमर्श में दूसरी रचनात्मक रणनीति यह दिखाई पड़ती है कि परंपराओं, लोकदेवों, लोकनायकों इत्यादियों के माध्यम से भी वह अपने संदेशों का स्थानीयकरण करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ भगवान राम का आख्यान, दूसरी तरफ जनजातीय समूहों के बीच रामायण के ही लघु चित्रों अर्थात सबरी, सुग्रीव एवं बाली आदि की चर्चा भाजपा के राजनीतिक विमर्श में साफ सुनाई दे जा सकती है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने बहराइच में एक कार्यक्रम के दौरान मरी माई की कृपा का इस्तेमाल किया था। यह मरी माई कौन है और पूर्व हमारे राजनीतिक समुदाय में कितने नेता मरी माई से परिचित हैं? मरी माई अवध, मध्य प्रदेश एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में पूजी जाने वाली स्थानीय देवी हैं। कई गांवों में पीपल वृक्ष के नीचे मरी माई का स्थान आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई जगह उनके मंदिर भी बने हैं। हिंदुत्व की राजनीति के लगातार प्रभावी होने से ऐसी राजनीतिक स्थिति बनती जा रही है कि विपक्ष भी खुद को धार्मिक प्रतीकों से जोड़ने के लिए उन्मुख हो रहा है। बीते दिनों स्वामी रविदास जयंती के अवसर पर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के कई नेताओं ने वाराणसी का दौरा किया। वस्तुतः हिंदुत्व जो भाजपा की राजनीति को सांस्कृतिक ऊर्जा प्रदान करता है में अंततः देवी देवताओं की प्रतीक श्रृंखला मौजूद है। संस्कृति को राजनीतिक विमर्श से जोड़ना आसान नहीं है। इसमें जो विमर्शकार सिद्धांत नहीं है वे इसका गलत उपयोग भी कर डालते हैं। इससे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। भाजपा अनेक तरह से सांस्कृतिक ऊर्जा कोशों का नमोवेशी उपयोग भारतीय जनतंत्र की राजनीति में करती दिखती है। उसके विमर्श में तर्क से ज़्यादा जन भावना तक पहुंचने की कोशिश दिखती है। भावनाओं के जरिए राजनीतिक विमर्श स्थापित करने की यात्रा एक तनी हुई रस्सी पर चलने के समान है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत, और ये आर्टिकल लिखा है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण रसाल सिंह द्वारा। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पिछले दिनों न्याय व्यवस्था को जीर्ण शीर्ण बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति न्याय की आस में न्यायालय जाता है वह अपने निर्णय पर प्रायः पश्चाताप करता है। न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर रहे व्यक्ति का यह बयान चिंताजनक है। गोगोई मुख्य न्यायाधीश रहते हुए खुद न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की निर्णायक पहल कर सकते थे, लेकिन इस पहल का इंतजार ही होता रहा। उन्होंने राज्यसभा में अपने मनोनयन को स्वीकार कर न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को प्रशंसित किया। हाल ही में अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने जिन कारणों से भारत की न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा किया, उसने रंजन गोगोई का राज्यसभा सदस्य बनना भी है। हमारी न्याय व्यवस्था अभी तक औपनिवेशिक शिकंजे में जकड़ी हुई है। उच्चतर न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है तो अधिकांश जो निचली अदालतें हैं वहाँ कार्रवाई और पुलिस विवेचना की भाषा उर्दू है। वह आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती। समय आ गया है कि जब आम आदमी की भाषा में हो। वर्षों वर्ष चलने वाले मुकदमों का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक समस्त न्यायालयों की 2 पालियों में चलने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नए न्यायालयों की स्थापित किए जाने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों में दूसरी पाली में न्यायालय चलाए जाने चाहिए ताकि न्यूनतम अतिरिक्त खर्च में काम प्रारंभ किया जा सके। न केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए बल्कि जनसंख्या और लंबित मामलों का संज्ञान लेते हुए न्यायिक कर्मियों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक किसी भी मामले के निपटारे के लिए नियत अवधि में अधिकांश तारीखों की संख्या तय होनी चाहिए। तकनीक का प्रयोग बढ़ाने और पुलिस द्वारा किए जाने वाली विवेचना में भी सुधार जरूरी है। एक सक्षम न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रंजन गोगोई की ओर से न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी की अदालत की अवमानना लायक मानने से भले इनकार किया गया हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत नहीं। वास्तव में सुधार की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि हंगामा
नहीं है समाधान। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है तब से दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कहना कठिन है कि आगे संसद में कामकाज सही ढंग से हो सकेगा या नहीं। वैसे ढंग से कामकाज होने के आसार कम ही हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक दलों का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित है। संसद में हंगामे का कारण है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। विपक्ष चाहता है कि इन मूल्य वृद्धि पर संसद में बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तो बाजार के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस तरह के तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। निसंदेह विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इस मामले में उनकी दिलचस्पी केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने की है। इसकी अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं है कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार राजस्व जुटा रही है तो यही काम राज्य सरकारें भी कर रही हैं। यदि विपक्षी दलों को महंगे होते पेट्रोल डीजल से परेशान आम जनता की सचमुच फिक्र है तो फिर उन्हें यह पहल करनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की पहल हो। नेक्स्ट है कि स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ है कि आईसीसी सीईओ साहनी दे सकते हैं इस्तीफा। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी को छुट्टी पर भेजा गया है क्योंकि ऑडिट फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की आंतरिक जांच में उनका आचरण जांच के दायरे में आया है। वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। साहनी को आईसीसी विश्व कप 2019 के बाद डेव रिचर्डसन की जगह 2022 तक सीईओ बनाया गया था। पता चलता है कि नीतियों के संदर्भ में विभिन्न फैसलों को लेकर कुछ प्रभावी क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ये आज का यानी 11 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।